electrons are two different things. What is a nucleon? Nucleon is basically the resident of the nucleus. That is important. Anything that resides inside nucleus is nucleon. That is not only neutron but also proton. तो अब अगर सिंपल मैथ्स की जाए कि यार आइसोटोप्स का क्या गेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स आप नोट करो दोनों में 7 होंगे. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन 7 है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स एटम में सेम होते हैं. अब अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे कितने 7 है जबकि यहाँ पे कितने 8 है. दैट इज इट. तो हाउ डू दे क्लासिफाई कि दीज टू आर basically protons isotopes because they have same protons and they have different neutrons. ये बताओ, ये बात समझ में? यस. अच्छा, अब आइसोटोप्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो पेपर्स में आज तक अभी आई है ना, वो ये लिखी है. ऑक्सीजन 16, 17, 18. इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो पूछता है. यूरेनियम 235, फिर 238. इसका एटॉमिक नंबर होता है 92. ये भी पूछता है. क्लोरीन 35, 37. ये भी पूछता है. क्लोरीन 17, 18, 19. हाइड्रोजन 1, 2, 3. तो ये याद नहीं करने, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दी है समझाने के लिए और याद नहीं करने. ठीक है, कितने आइसोटोप्स लिखे हुए हैं? 275 आइसोटोप्स लिखे हुए हैं 81 एलिमेंट्स के. ठीक है, सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं गोल्ड के. ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है. देन आइसोटोप्स की बात करें तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जब भी दो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. ये हमें कहाँ से पता चलता है बात? ये हमें बात पता चलती है ग्रुप से. अगर आप ये कहते हो कि हमने ग्रुप 1 पढ़ा है, जिसे आप कहते हैं अल्कली मेटल्स, राइट, तो वहां पे आप मुझे ये बताओ कि क्यों प्रॉपर्टी सेम होती है, क्यों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हमेशा हमेशा जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो एल्कली होता है? क्योंकि उन तीनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसके पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रुप 7 की, जिन्हें हम कहते हैं हैलाइड्स, उनके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी आपके पास मेंबर्स हैं, उन सब के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जनरली ये भी क्या होता है, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं क्योंकि इनके पास भी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो आइसोटोप्स में हम ये कहते हैं कि क्या चीज कॉमन है? तो कॉमन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज वाई वो केमिकली सेम होते हैं. यानी कि अगर क्लोरीन 1735 है और क्लोरीन 1737 है, अगर क्लोरीन 1735 पॉइजनस है तो क्लोरीन 1737 भी पॉइजनस होगा. इसी तरह से अगर ऑक्सीजन 816 है और एक है 818, तो अगर ऑक्सीजन 816 हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है तो 818 भी अगर हमारे अंदर चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा. 816 हो या 818 हो, सेम ही होंगे. डू यू गाइस गेट दिस? यस. फिजिकली प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है. फिजिकली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का क्या मतलब है? सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जो सिंपल ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे होते हैं वो कलरलेस होती है, लेकिन ऑक्सीजन 818 हल्की सी ब्लूइश शेड की होती है. तो ब्लू कलर हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाना, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाना, टेस्ट डिफरेंट हो जाना, स्मेल डिफरेंट हो जाना, ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये चेंज हो सकता है लेकिन केमिकली सेम हो. तो आइसोटोप समझ लो वही चीज होते हैं जो केम में आप ज्यादा तफसील से पढ़ते हो. एक टर्म क्या, एलोट्रॉप्स. लेकिन एलोट्रॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड होता है एलिमेंट्स के लिए. आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट वैलिड होता है पूरे के पूरे एटम्स के लिए. तो दोनों का सिमिलर कंपैरिजन किया जा सकता है. अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं. आप पढ़ते हैं डायमंड और ग्रेफाइट. तो डायमंड और ग्रेफाइट केमिकली क्या है? दोनों केमिकली कार्बन है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है. डायमंड हार्ड होता है, एब्रेसिव होता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, डिफरेंट कलर हो सकता है, जबरदस्त किस्म की जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है, शार्प एजेस होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, डेंसिटी बहुत हाई होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है. ग्रेफाइट की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ग्रीसी होता है, सॉफ्ट होता है. उसको पेपर पे रब करें तो पेपर फटता नहीं है, पेपर के ऊपर निशान आ जाता है. तो केमिकली तो दोनों कार्बन है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है. तो दे आर एलोट्रॉप. सिमिलरली आइसोटोप्स की बात करें तो केमिकली सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, फिजिकल डिफरेंसेस होंगे. डू यू गाइस गेट दिस? यस. तो मैं ये याद कराने के लिए बच्चों को ऐसे अक्सर समझाता हूँ कि जैसे भाई बहन होते हैं ना, सिबलिंग्स होते हैं, कजिन्स होते हैं, तो दो कॉन्सेप्ट उठा दो. जो विद इन फैमिली होते हैं एटम्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं. वो जैसे आप केमिकली अपने भाई बहन से बिल्कुल मैच करते हैं, लेकिन ऑब्वियस है आप दूसरे भाई बहनों से केमिकली डिफरेंट है. जो आपका डीएनए है वो आपके मतलब कजिन्स का डीएनए नहीं है.
लेकिन ओवरऑल फैमिली जो ट्राइब है, अम्मी की साइड से उठा लें, अब्बू की साइड से उठा लें, जो ट्राइब बनता है, एक कबीला बनता है फैमिली का, वो सारे के सारे एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। उन सबके यहाँ पे एक ही जैसी जो है ना वो ट्रेडिशन होते हैं। उन सबके यहाँ पे एक ही जैसे जो है ना मसले मसाइल होते हैं। उन सबके यहाँ पे एक ही जैसी पार्टीज होती हैं, एक ही जैसे इवेंट्स होते हैं, एक ही जैसा बिहेवियर होता है उनका। तो केमिकली दे आर ऑल सिमिलर एंड फिजिकली डिफरेंट। बात समझ में? यस। गुड, आगे चलता है। अब आते हैं कि हम रेडियो एक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं या रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली बिहेवियरी आइसोटोप्स का होता है। तो कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब इसमें दो तीन बच्चे जो है ना दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहली चीज है कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं हम एक डेके को। डेके का मतलब सिंपल डिस्ट्रक्शन, तबाह होना, टूटना। किसका डिके होता है? न्यूक्लियस का डिके होता है। तो अब जब न्यूक्लियस का डिके होगा तो क्या होगा? तो भाई न्यूक्लियस के डिके होने से क्या बनेगा? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जब एक न्यूक्लियस फट जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एटम के इर्द गिर्द, वो भी तो निकलेंगे ना, वो अपनी जगह पे तो नहीं रह सकते। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही बनेंगे। ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, प्रोटॉन भी बनेंगे और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। पहली चीज तो ये हो गई। अब सवाल ये है कि कौन रेडियो एक्टिव डिके करता है। तो हर न्यूक्लियस कभी ना कभी रेडियो एक्टिव डिके करता है। ऐसा कोई न्यूक्लियस दुनिया में है ही नहीं जो डिके नहीं करेगा। सीधी और साफ सी बात है। लेकिन कुछ डिके जल्दी करते हैं और कुछ डिके बहुत देर से करेंगे। तो जो डिके जल्दी करते हैं हम उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव, और जो डिके देर से करेंगे उनको हम कहेंगे कि यार ये नॉन रेडियो एक्टिव है। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल ऐसे ही जहन में रखो कि दुनिया में कौन सा इंसान मरता है। सवाल, जवाब, हर इंसान मरता है। कभी कोई जल्दी मरता है तो हम उसको कहते हैं मरा हुआ इंसान। यानी कि इस दिस मोमेंट पे जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो लोग मर चुके हैं भाई वो जल्दी मर गए ना। और जो लोग जिंदा हैं वो भी मरेंगे, लेकिन वो अभी जिंदा है। तो उनका भी डिके होगा लेकिन अभी वो जिंदा है, अभी टाइम लग रहा है। तो एटम्स डिके करेंगे। जो डिके कर चुके हैं उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव, या नियर फ्यूचर में करने वाले रेडियो एक्टिव। जो हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद करेंगे, करेंगे वो भी लेकिन अभी टाइम लगेगा उन्हें। तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन रेडियो एक्टिव। ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। दूसरी चीज, इसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि एग्जैक्टली यही सवाल आएगा, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। तो रट्टा मारना है, emission of ionizing radiation or particles caused by the spontaneous disintegration of an atomic nuclei। अब ये पूरी तफसील से समझ लेते हैं। emission का क्या मतलब है? बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? आयनाइजिंग रेडिएशन। तो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये तीनों के तीनों रेडिएशन बन के बड़ी स्पीड से, बड़ी हाई स्पीड में पेनिट्रेट करके बाहर निकलेंगे जब भी न्यूक्लियस फटेगा। दूसरी चीज, इसमें आयनाइजेशन का क्या मतलब है? वो चीज जो चार्ज कैरी करे। तो प्लस यहाँ पे होगा, माइनस ये भी होगा, यहाँ तो न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिलीज होंगे जो चार्ज कैरियर्स होंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला अपने रास्ते में आने वाले हर सब्सटेंस को माइनस चार्ज देता हुआ चला जाएगा। और जो, बल्कि प्लस चार्ज देता हुआ चला जाएगा, और जो माइनस चार्ज देने वाला है वो हर सब्सटेंस को माइनस चार्ज देता हुआ चला जाएगा। तो रास्ते में आने वाले तमाम तर सब्सटेंसेस को वो आयनाइज करते हुए चला जाएगा। इसको कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। अब होता क्या भाई ये? जब स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, यानी कि न्यूक्लियस खुद ब खुद टूट जाए, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन ब्रेकडाउन, ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट कर जाए। नो वन इज फोर्सिंग दैट न्यूक्लियस टू डू एनी डिके। न्यूक्लियस इज डिकेइंग बाय इट्स ओन चॉइस। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रेडियो एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप, रेडियो एक्टिविटी का मतलब है एक न्यूक्लियस को आप तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप सबने नाम सुना है न्यूक्लियर बॉम्ब का या एटॉमिक बॉम्ब का, जो जापान के ऊपर गिरा था, सबको पता है। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या करते हैं भाई? न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। तो सवाल ये सर, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर बॉम्ब तो एक ही चीज लग रही है, बिल्कुल एक ही चीज लग रही है, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? एटॉमिक बॉम्ब में या न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियस को हम डिके कराते हैं, हम बोलते हैं तोड़ो इसको साले को। तो इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है कि लोग क्या, सिविल स्ट्रक्चर्स क्या, लोहे क्या, हर चीज मेल्ट करती हुई चली जाती है। इतना एनर्जी रिलीज होता है, मिस। लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है
वो इतना कूल प्रोसेस है, इतना चिल प्रोसेस है कि एज आई स्पीक इट इज हैपनिंग राइट इन द एनवायरनमेंट एंड वी आर अनअवेयर ऑफ इट एंड वी कांट इवन फील इट. दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एवरीवेयर. सो this that's the process which is natural, which is automatic. And nuclear bombing was the process which is non-automatic, which is non-spontaneous, जो हम करा रहे हैं. तो एक न्यूक्लियस जब टूटेगा तो क्या होगा? तो न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट होंगी. अगर हम उसे तोड़ेंगे तो वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, बॉम्ब बन जाएगा. अगर वो खुद ही टूटेगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस. तो इसको भी समझने के लिए याद करो कि दुनिया तो इंसान इंसान ने तो मरना है. दो काम करने हैं. एक ये कि इंसान खुद से मर गया, बगैर किसी वजह के मर गया, अल्लाह ताला की तरफ से मर गया, तो ये स्पॉन्टेनियस है. लेकिन दूसरा ये कि अच्छा काम करके जंग में जाके शहीद होके मुसलमानों की मदद करते हुए जो है गजबे में जाके शहीद हुआ था वो, या अभी जो फलस्तीन में मसला चल रहा है, कश्मीर में चल रहा है, हमारे मुल्क में चल रहा है, जो लोग गलत है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, उसका अजर ज्यादा है. तो उसका सवाल जब आर्टिफिशियली इंसान अपनी जान दे रहा है, इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है, तो उसको बड़ी वैल्यू दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. लेकिन वो स्पॉन्टेनियस नहीं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस. बात समझ में आई? Yes. पक्की बात है. जी सर. दूसरा है कोई क्लास में, या मैं और अपने आप से बातें कर रहा हूँ? बेटा अलीशा जिंदा है आप? सर मैं तो बता रही हूँ। मुझे आवाज ही नहीं आई आपकी. आप माइक बंद करके तो नहीं बोल रहे? ऐसे सब समझ में आ गया. नहीं सर। ओके. चलिए दूसरी बात. अब जो इसके बाद वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, वो भी बहुत ही खतरनाक है. वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया. रेडियो एक्टिव डिके इज अ रैंडम प्रोसेस. अब देखो इसको समझने के लिए ना, अब से जब से कोविड आया ना तब से जिंदगी आसान हो गया समझाना. देखो मान लो, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा अस्तगफुर, लेकिन मान लेते हैं दुनिया में फिर से कोविड आ गया, ठीक. पाकिस्तान में कोविड. अब हुकूमत क्यों कहती है लॉकडाउन करो, बंद करो चीजें, घर पे बैठो, स्कूल ऑनलाइन कर दो, ये कर दो, क्यों? क्योंकि जितने लोग इन्फेक्टेड होंगे उतने लोगों के मरने के भी चांसेस हैं. लेकिन कोई दुनिया में गारंटीड नहीं कह सकता कि कौन मरेगा. ये है समझने वाली बात. अब अगर हम ये कहते हैं कि 100 आइटम्स हैं, 100 लोग हैं जिनको वो डेके करना है, जो रेडियो एक्टिव है, या जिनको कोविड हो गया, जिन्होंने मरना है, तो वो 100 लोग अगर मरना शुरू होंगे तो हमें तो नहीं पता ना कितने मरेंगे और कौन मरेगा. हम ये कह सकते हैं भाई मान लो 100 लोग अफेक्टेड थे तो 10 लोग मर गए, चलो ओके 10 लोग मर गए, कौन से दो 10 लोग मर गए अल्लाह जानता है बस, और कोई नहीं जानता. लेकिन अगर 1,000 लोग अफेक्टेड होते हैं तो 100 लोग मरेंगे. अगर 10,000 लोग अफेक्टेड होते तो 1,000 लोग मरेंगे. अगर 1 लाख लोग अफेक्टेड होते तो जो तकरीबन जो है वो एक 10,000 लोग मरेंगे. अगर 10 लाख लोग अफेक्टेड होते तो 1 लाख लोग मर जाएंगे. अगर 1 करोड़ लोग अफेक्टेड होते तो 10 लाख लोग मर जाएंगे. तो ये तो जितने लोग अफेक्टेड हैं, जितने लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोगों का मरना भी बढ़ता जा रहा है. तो दैट इज रैंडम विथ क्वांटिटी. अगर न्यूक्लियस 10 है ऐसे जो डेके शो करता है, तो 10 में से 5 या 10 में से 2 डेके करेंगे. अगर 1,000 न्यूक्लियस है तो भाई 1,000 में से 500 डेके कर सकते हैं, 100 डेके कर सकते हैं, तो ज्यादा डेके करेंगे. लेकिन वी कांट से out of those radioactive nuclei which will explode and when, we can't say. So this is a total random process. Do you guys get this? Yes. यस. अब आते हैं आगे. अब इसको समझते हैं इस चीज से कि यहाँ पे क्या शो करना और ये क्या है. देखिए एक चीज जो डेके कर रही है उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना. तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक सैंपल है, उसमें मेरे पास है 100 एटम्स जिन्होंने डेके करना है. ठीक है, जिन्होंने डेके करना है, ये मुझे पक्का पता है कि ये रेडियो एक्टिव है. Yeah, Alicia and Zainab, give me 20 minutes. I'll join after Maghrib, okay?
ओके सर। ओके सर।